सो हेलो हेलो एवरीवन। आप देख सकते हो ये आपका जो वन शॉट होने वाला है, ये आपका स्मार्ट ग्रिड जो यूनिट नंबर 4 होने वाला है। तो यू नो कि आपका फाइनल ईयर का ये एक सब्जेक्ट है। तो अभी तक जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर सेकंड जो है, यूनिट नंबर थर्ड, इसके वन शॉट हमने जो है स्मार्ट ग्रिड एज वेल एज आप जानते होंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आपका एक सब्जेक्ट है। उसका भी हमने पूरा वन शॉट जो है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिट का अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हमने प्लेलिस्ट भी बनाया, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे कोई भी हम यूनिट मतलब स्टार्ट करने से पहले सबसे मेरा मेन मोटो होता है कि हम उसका टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं, टॉपिक कवर आपको बताते हैं। तो चलिए इसका भी टॉपिक कवर नेक्स्ट स्लाइड पे है। इससे पहले हम जान जाते हैं कि अपने जो यूनिट है उस यूनिट का नाम क्या है। तो जो हमारा यूनिट नंबर 4 है, सबसे पहले यूनिट नंबर 4 जो है माइक्रो ग्रिड के हम बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक आपने ग्रिड पढ़ा होगा, अभी स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट स्टेशन, स्मार्ट फीडर, सब कुछ स्मार्ट पढ़ा। यहाँ ग्रिड हम पढ़ने वाले हैं। जो ग्रिड आपने देखा होगा फर्स्ट यूनिट में हमने बहुत अच्छा समझाया था, वो ग्रिड मीन्स इंटर कनेक्शन, इंटर CONNECTN, इंटर कनेक्शन ऑफ वेरियस जो हमारे मतलब क्या बोलते हैं सब स्टेशन होते हैं, जब एक दूसरे से नॉर्दर्न रीजन, आपको ऑलरेडी हमने पहले बार स्टार्टिंग फर्स्ट यूनिट है उसमें पूरा बेसिक दिया हुआ है कैसे हमारे ग्रिड मतलब जो है वन नेशन वन ग्रिड 2000 दिसंबर मतलब दिसंबर शायद था, हाँ दिसंबर 2013 में हमारा वन ग्रिड वन नेशन ON, वन ग्रिड वन नेशन ON, वो जी ON बना था। आई होप आपको आइडिया होगा, वन ग्रिड वन नेशन 2013 में बना था। तो इसीलिए सभी यूनिट को कनेक्ट करके पढ़ना ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बताया था कि जो आपका स्मार्ट ग्रिड है लास्ट यूनिट है बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस माइक्रो ग्रिड हम पढ़ेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स पढ़ेंगे, मतलब कितने टाइप की एनर्जी होते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो वो सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक कवर में क्या पढ़ेंगे, पहला चीज हम माइक्रो ग्रिड पढ़ेंगे। माइक्रो ग्रिड के बाद कंपोनेंट ऑफ माइक्रो ग्रिड पढ़ेंगे, मतलब माइक्रो ग्रिड के कितने कंपोनेंट है। फिर ओवर प्रोटेक्शन मतलब ओवर करंट प्रोटेक्शन पढ़ेंगे कि ओवर करंट प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। फिर डिस्टेंस प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। तो ये मतलब प्रोटेक्शन हम पढ़ने वाले हैं। फिर प्रोटेक्शन स्कीम ऑफ माइक्रोग्रिड, माइक्रोग्रिड के लिए मतलब प्रोटेक्शन स्कीम कौन कौन से होते हैं। फिर एडाप्टिव मतलब जो प्रोटेक्शन होता है तो उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद कंट्रोल मेथड पढ़ेंगे, कंट्रोल मेथड ऑफ माइक्रोग्रिड एज वेल एज थिन फिल्म ऑफ सोलर सेल्स एज वेल एज वेरिएबल स्पीड ऑफ वाइंड जनरेटर। देखिए जो विंड जनरेटर होता है उसका वेरिएबल स्पीड, कांस्टेंट स्पीड इसके लिए नहीं हेल्पफुल होता है। क्यों नहीं हेल्पफुल होता है, उसका एडवांटेज ओवर फिक्स जनरेटर, मतलब जो फिक्स्ड जनरेटर होता है ये हम इसके एडवांटेज पढ़ने वाले हैं, मतलब इस पे एडवांटेज क्या है। देन आफ्टर हम फ्यूल सेल पढ़ेंगे, माइक्रो टरबाइन पढ़ेंगे एंड कैपेटिव पावर प्लांट एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन। तो ऐसा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, देखो यार ये भी आपने अभी जस्ट जब आपने सेवन सेमेस्टर में होंगे, आप सेवन सेमेस्टर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सेवन सेमेस्टर में ऑब्वियसली आपने पावर सिस्टम प्रोटेक्शन PSP आपने पढ़ा ही होगा। तो PSP में ये तो वर्क रेट डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम सब आपने पढ़ा है। और जो ये है फ्यूल सेल, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा जब आप रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ रहे थे। एज वेल माइक्रो टरबाइन भी पढ़ा ही होगा। कैपेटिव पावर प्लांट आपने पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में, मतलब जो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन आई थिंक जो फर्स्ट है उसमें आपने कैपेटिव पावर प्लांट पढ़ा था। रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन जानते हैं। तो ये चैप्टर जो है बहुत इजी होने वाला है, बहुत इजी है ये चैप्टर जो है, वेरी इजी, टोटली मतलब कंसेप्चुअल होने वाला है ना। चलिए आप एक दिन पहले भी कान में ईयरलग लगा के सुनेंगे, तो मैं एकदम आपको एज अ ऑडियो बुक की तरह आपको समझाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल इसे समझ में आ जाए। तो चलिए फर्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं और बहुत ही अच्छे से पूरा क्रिप्सी कंटेंट, आपको पूरा एकदम स्पाइसी कंटेंट कह सकते हैं, मैं देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ माइक्रोग्रिड क्या होता है। तो माइक्रोग्रिड इज ए स्मॉल पावर ग्रिड, ऑब्वियसली यार माइक्रो है तो यहाँ स्मॉल आएगा ही। पावर ग्रिड दैट कैन वर्क अलोन विद द, मतलब जो ये जो है वर्क अलोन विथ द मेन ग्रिड, मतलब जो मेन ग्रिड होता है उससे ये अकेले काम कर सकता है, इसीलिए इसका नाम जो है माइक्रो ग्रिड होता है। इट हैज बीन ओन जनरेटर एंड स्टोरेज। देखिए ये जो होता है बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसका इसके पास अपना अपना जनरेटर होता है और अपना स्टोरेज सिस्टम होता है। लाइक जो विंड होता है एनर्जी, विंड एनर्जी सोलर एनर्जी जनरेटर होता है, जैसा यहाँ पे देख सकते हो सोलर पैनल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने बना लिया, यहाँ पे हमारा इन्वर्टर हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया। तो ये जो है, जो हमारा सोलर माइक्रोग्रिड एक है ना, मान के चलो यहाँ पे हमने सोलर पैनल बहुत ज्यादा लगा दिया, यहाँ पे हमने एनर्जी को स्टोर कर लिया, तो ये एक अपने में ही ग्रिड सिस्टम है, तो इसी को माइक्रो ग्रिड कहते हैं, ठीक है। यूज फॉर बैकअप एंड इमरजेंसी पावर, याद रखिएगा ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा माइक्रो ग्रिड होता है उसका यूज जो है बैकअप प्रोटेक्शन एज वेल एज एनर्जी इमरजेंसी पावर के लिए हम करते हैं। उसके बाद हेल्प ड्यूरिंग डिजास्टर, जब हमारा कभी भी कोई आपदा आता है, डिजास्टर आता है, बाय मेकिंग मेन ग्रिड मोर रिलेबल। तो मतलब मोर ग्रिड शायद मान के चलो कहीं आंधी तूफान बहुत बड़ा भयानक सुनामी उनामी आ गया, तो उस समय हमारा जो माइक्रो ग्रिड है ना वो
मतलब हेल्पफुल होता है। एज वेल एज बिल्डिंग विद सोलर पैनल और माइक्रो जनरेटर कैन प्रोड्यूस एक्स्ट्रा एनर्जी, इवन सेल इट बैक इनटू योर मनी। तो ऑब्वियसली जो आजकल हाइब्रिड, ऑलरेडी हमने हाइब्रिड क्या होता है, स्मार्ट मीटर जो भी मैंने बताया था, तो वैसे ही है कि अगर आपके पास ज्यादा हो रहा है ना एनर्जी, तो उसे प्रोड्यूस करके और ये सब सेल भी कर सकते हो, सेल करने के बाद पैसा भी कमा सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट स्लाइड। आई होप ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा, है ना। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नीड एंड एप्लीकेशन। इसका नीड क्या है? हेल्प टू सॉल्व एनर्जी क्राइसिस। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए हाईलाइटेड भी है। एनर्जी क्राइसिस को हमारा क्या करता है? कम करता है। एज वेल एज ट्रांसमिशन लॉस रिड्यूसेस। जो ट्रांसमिशन लॉस होता है, इसके कारण जो होता है लॉस होता है, क्योंकि यार बहुत लंबे लंबे तक ट्रांसमिशन हम करते हैं एक नेशन से अदर नेशन तक। तो अगर हम माइक्रो ग्रिड बना के, मान के चलो, सपोज अगर मान के चलो जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करते हैं, जम्मू, यहाँ एक थोड़ा सा हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर। अगर मान के चलो हम जम्मू और कश्मीर को यहाँ से यूपी से, मान के चलो यूपी में जो जहाँ हम अभी पढ़ रहे हैं, जैसे सोनभद्र की बात करें, सो एन BHADR है, तो आप सोनभद्र जानते होंगे पूरा एक थर्मल पावर, थर्मल एरिया है, थर्मल, या कह सकते हैं इनर्जी, इनर्जी, ENERGY, एनर्जी, मतलब इसे डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, एनर्जी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्योंकि यहाँ से इतना थर्मल पावर प्लांट, मतलब थर्मल पावर, दो तीन थर्मल पावर प्लांट है, फिर से यहाँ पे मतलब बहुत सी कंपनियां हैं। जब आप अनपरा साइड जाओगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ANPR, अनपरा साइड जाओगे, ANPR अनपरा साइड जाओगे, या मतलब इधर बहुत ज्यादा थर्मल पावर प्लांट हैं और हाइड्रो पावर प्लांट भी है। तो मान के चलो अगर हमने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, देखो, अगर मान के चलो ये हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, जी जनरेट किया, और हम विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिशन लाइन अगर हम जम्मू कश्मीर भेज रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में मान लो बहुत कम आबादी है, तो यहाँ से इतना ट्रांसमिशन लॉस है, जो TL है, ट्रांसमिशन लॉस है ना, लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, लॉसेस जो होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे? मतलब कैपेसिटी पावर प्लांट आगे हम पढ़ेंगे, कैपेसिटी पावर प्लांट की तरफ माइक्रो ग्रिड है। हम जम्मू कश्मीर में ही एक माइक्रो ग्रिड लगा देंगे, माइक्रो। अरे देखो यही दिक्कत होता है थोड़ा सा, जस्ट वेट। हाँ, यहाँ पे हम एक माइक्रो ग्रिड लगा देंगे, एक ये है, जस्ट वेट, छोड़ो, ठीक है। यहाँ पे हम एक माइक्रो ग्रिड लगा देंगे, और यही माइक्रो ग्रिड देखो, मालूम है, माइक्रो ग्रिड लगा देंगे, और यही माइक्रो ग्रिड जो एनर्जी को क्राइसिस को है, इसको कम कर देगा, इसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस। जो ट्रांसमिशन लॉसेस हमारे ज्यादा होते हैं यहाँ से यहाँ सेंड करने में, वो हमारे जो है बिल्कुल कम हो जाते हैं। दिस इज हाउ एनर्जी को सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, मतलब जो हमारा माइक्रो ग्रिड है। हम जो हमारा एनर्जी का कट है विदाउट एनी लाइफ स्टाइल चेंजेस, उसको हम कंटिन्यूटी भी बना सकते हैं। मतलब ये क्या करता है? कंटिन्यूटी भी बनाने में, मेंटेन करने में बहुत ही हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नीड एंड एप्लीकेशन ऑफ आवर मतलब माइक्रो ग्रिड। ओके, आगे इसके हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। प्रोवाइड लोकल पावर सप्लाई फॉर होम्स, इंडस्ट्री एंड एसेंशियल सर्विस, वर्क्स बैकअप, ऑलरेडी मैंने बताया बैकअप के लिए काम करता है। और इसमें हम रिन्यूएबल जो एनर्जी है, सोलर और विंड को हम इंटीग्रेट करके, और इसे हम बैकअप प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड स्लाइड। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारा फीचर्स ऑफ माइक्रो ग्रिड है। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, कलर हम ये मतलब ये ऑरेंज लेते हैं। तो फीचर्स ऑफ माइक्रो ग्रिड क्या है? लाइक विथ बेटर पावर क्वालिटी। ऑब्वियसली देखो, इसमें लॉसेस कम होंगे तो पावर क्वालिटी तो अच्छा होगा ही। हाईली रिलेबल होगा, हाईली हमारा रिलेबल होगा। एज वेल एज जो इसमें आगे लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है, यूजेस मोर रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब बहुत से रिन्यूएबल एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हो, सोलर को ले सकते हैं। अरे यार, फिर से हमें रेड लेना पड़ेगा, जस्ट रेड ही सही होता है, रेड कहीं भी चलता है ना। तो हम मतलब यहाँ पे लिखा है, ये सोलर भी, सोलर विंड को इंटीग्रेट करके, मतलब यहाँ पे बैटरी को चार्ज करेंगे, बैटरी चार्ज करने के बाद ये जनरेटर है, जनरेटर को भी हम इंटरकनेक्ट कर देंगे, और फिर से हमारा घर में सप्लाई जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा यूजेस मोर रिन्यूएबल एनर्जी, रिड्यूस द लेस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को क्या करेगी? लेस करेगा। एज वेल एज नीड लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, एज वेल रिक्वायर लेस स्पेस एंड, मतलब जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है, बहुत कम पैसे में और बहुत कम स्पेस में ही हम माइक्रो ग्रिड को स्टेब्लिश कर लेंगे, और जिससे कि हमारा जो ये मतलब लॉसेस है उसको हम रिड्यूस कर देंगे। आगे हम चलते हैं एडवांटेज ऑफ माइक्रो ग्रिड। माइक्रो ग्रिड एडवांटेज क्या है भाई? है कि जो हमारा डिस्टर्बेंस होता है, मतलब जो बड़े बड़े मेन ग्रिड में अगर डिस्टर्बेंस हो गया, तो हम स्टिल पावर हमें मतलब कंटिन्यूटी मिलता रहेगा अगर हमारे पास माइक्रो ग्रिड भी है। एज वेल एज रिड्यूस द लॉस, वही लॉसेस को रिड्यूस करेगा। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। एज वेल एज कैन बोथ, मतलब ये जो है बोथ इलेक्ट्रिसिटी प्लस हीट, मतलब ये दोनों को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करके हम एनर्जी एफिशिएंसी को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। एज वेल एज हेल्प यूजर टू सेव इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बाय जनरेटिंग देयर ओन पावर, मतलब हम अपना अपना मतलब कोई अगर कोई बिजनेसमैन है, तो अपनी कंपनी में भी अपना एक ग्रिड सिस्टम बना के उससे अपनी कंपनी को रन कर सकता है। अब डिसएडवांटेज क्या है? नीड बैटरी बैंक, ऑब्वियसली यार बैटरी बैंक नीड होगा, तुम्हें स्पेस और मेंटेनेंस की नीड होगी, तो ये डिसएडवांटेज है। डीसिंक्रोनाइज विद द मेन ग्रिड इज डिफिकल्ट। आप जानते हो कि सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए आप तीन, मतलब अपने मस्ट कंडीशन, पैरेलल कंडीशन में पढ़ा होगा, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, भी मतलब वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, और जो हमारा मतलब VF और पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर, ये सब चीजें क्या होता है? ये हमारे पैरेलल जो ऑपरेशन होता है, PARALL,
पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर आपने जब पढ़ा होगा, इसमें ये क्या करते हैं, बहुत ही रूल करते हैं, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, ये सब चीजें हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन करने में या रीसिंक्रोनाइजेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ माइक्रोग्रिड इज अ बिग चैलेंज, मतलब उसको प्रोटेक्ट करना, मान के चलो माइक्रोग्रिड बना लिए, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको मेंटेनेंस करना, एज वेल एज उसमें हमेशा जो है नीट मेटरिंग चार्ज लगेंगी, एज वेल एज इंटरकनेक्शन स्टिल नीड डेवलपमेंट, मतलब इंटरकनेक्शन स्टैंडर्ड को और अच्छा बनाने के लिए हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ एडवांटेज हैं ऑफ आवर माइक्रोग्रिड। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आगे हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ माइक्रोग्रिड। माइक्रोग्रिड के कौन कौन से कंपोनेंट है। सबसे पहले आप देखो, ये हमारा कंपनी है, कोई भी हमारा एक ग्रिड बनाई है अपनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट मीटर हमें लगाना पड़ेगा। ऑब्वियसली स्मार्ट मीटर क्या करता है, मतलब जो हाइब्रिड मीटर आप कह सकते हो, हाइब्रिड हाइब्रिड मीटर जो आजकल आ रहे हैं, हाइब्रिड मीटर का ऑलरेडी हमने बताया था कि इसका क्या वर्क होता है। मतलब ये बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बाई, DIRECTI, बाई डायरेक्शनल। हमारा जो मतलब स्मार्ट जो मीटर होता है वो हमारा क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देगा भी, इलेक्ट्रिसिटी लेगा भी। तो माइक्रो कंट्रोल, मतलब ये माइक्रो ग्रिड कंट्रोल करेगा। एज वेल एज यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्टैंड बाई जनरेटर हम लगाए हैं। ये जनरेटर जो है कनेक्टेड है कंज्यूमर के लोड से, एनर्जी यहाँ स्टोरेज हो रहे हैं ऑन साइट, मतलब हमारा रिन्यूएबल एनर्जी भी, मतलब हम मतलब इसमें कनेक्ट किए हुए, इंटरकनेक्ट किए हुए हैं। तो यही हमारा एक मेन कंपोनेंट है माइक्रोग्रिड का। वन बाय वन इनको सबसे ऐसे ऐसा समझते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो जनरेटर। माइक्रोग्रिड में जनरेटर क्या होता है, जनरेटर अपना ओन पावर जो होता है वो क्या करता है, सप्लाई जो होता है मतलब देता है इलेक्ट्रिसिटी। एज वेल एज जो सोलर पैनल होते हैं, विंड टर्बाइन होते हैं, डीजल, मतलब कितने टाइप के जनरेटर होते हैं। पहला मतलब ये विंड विंड टर्बाइन में जनरेटर लगा होता है, डीजल जनरेटर। को जनरेशन भी जब आप पावर सिस्टम पढ़े होंगे तो आप समझोगे को जनरेशन क्या होता है। को जनरेशन मीन्स जैसे मान के चलो थर्मल पावर प्लांट है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। थर्मल पावर प्लांट, ये हमारा थर्मल पावर में ये कूलिंग टावर, मतलब ये COOLING कूलिंग टावर लगा है। तो कूलिंग टावर लगा है, तो कूलिंग टावर ये हीट को क्या कर रहा है, हीट मतलब यहाँ पानी आता है और ये छिड़कता है, तो ये हम ठंडा होता है। ये जो हमारा वह वेपर आता है, VAPOUR, वेपर जो आता है उसको ये क्या करता है, कूल करता है। तो ये वेपर से ही यहाँ पे मतलब हम कुछ ऐसा इक्विपमेंट लगा देंगे, लाइक अगर पानी को फिर से गर्म करना, कोई और सिस्टम लगा देंगे, तो वो को जनरेशन होता है, मतलब वो उसको फिर से जनरेट कर दे। वही जो हमारे ये वेस्ट हो रहा है, वेस्ट पार्ट को हम मतलब क्या करते हैं, वेस्ट पार्ट को हम यूज कर लें अपने दूसरे काम के लिए, तो उसी को हम को जनरेशन कहते हैं। वेस्टेज एनर्जी को हम फिर से एक को जनरेट कर दें किसी अदर पार्ट ऑफ आवर एनर्जी, तो वो हम को जनरेशन कहते हैं। चॉइस डिपेंडेंट ऑन फ्यूल एबिलिटी, कॉस्ट एंड रिलायबिलिटी, ये हमारा जो कंपोनेंट होता है, मतलब ये डिपेंड करता है। एज वेल एज जो हमारा स्मॉल जनरेटर कॉस्ट मोर पर यूनिट ऑफ पावर देन लार्जर वन। तो हमारा मतलब जो माइक्रो ग्रिड है उसमें जो हम स्मॉल जनरेटर से जनरेट करते हैं, ये थोड़ा कॉस्टली होता है। लाइक स्मॉल सोलर सिस्टम कॉस्ट मोर देन द बिग सोलर फॉर्म। तो स्मॉल अगर सोलर फॉर्म है तो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट भी ज्यादा आएगा, अगर बिग सोलर सोलर फॉर्म है तो ज्यादा, मतलब इसका जो कॉस्ट आएगा कम आएगा। ये तो सिंपल है। दूसरा जो है एनर्जी स्टोरेज। पहला जो मतलब कंपोनेंट में हमने जनरेटर पढ़ा, जनरेटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। जनरेट करने के बहुत से हमने तरीके बताए, विंड जनरेटर, डीजल जनरेटर या को जनरेशन से हम कैसे भी एनर्जी को जनरेट किया। उसके बाद एनर्जी को स्टोर किए। स्टोर करने के बाद इसमें यही लिखा हुआ कि हम स्टोर करेंगे जब हमारा हाई डिमांड होगा तो उसको हम यूज करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट स्टोरेज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लोड कंट्रोल। तो जो भी हमारा मतलब लोड होता है, लाइक नॉन इसेंशियल, जो यहाँ पे लिखा है ना कि एडवांसमेंट माइक्रो कंट्रोल कैन कंट्रोल एप्लीकेशन टू बैलेंस पावर, मतलब जो पावर होता है उसको बैलेंस करता है। लाइक नॉन एसेंशियल लोड जो लाइट हीटर कैन बी टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द हाई डिमांड। तो हाई डिमांड में मतलब इसको कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने से हमारा क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा है ना कि यहाँ पे हमारा एनर्जी को हम बैलेंस कर पाते हैं, एनर्जी बैलेंस होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है इंटरकनेक्शन। माइक्रो ग्रिड जो होता है कनेक्ट मेनली यूटिलिटी ग्रिड थ्रू द स्पेशल इक्विपमेंट, मतलब स्पेशल इक्विपमेंट का यूज करके हम क्या करते हैं, माइक्रो ग्रिड को इंटरकनेक्ट करते हैं, जिससे कि हमारी जो इनस्टेबिलिटी होती है उसको हम अवॉइड करते हैं। जो हमारी इनस्टेबिलिटी, मतलब मान के चलो कभी, अभी हमने बताया डिजास्टर रहेगा, तो डिजास्टर के टाइम पे हमारा माइक्रो जो ग्रिड होगा उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को ले लेंगे, और हमारा जो इनस्टेबिलिटी है, जो स्टेबिलिटी मतलब मेंटेन थी, वो स्टेबिलिटी मेंटेन ही रहेगी। माइक्रो ग्रिड कंट्रोल सिस्टम। तो ये जितने भी पार्ट हैं, लाइक जनरेशन, स्टोरेज, लोड, ग्रिड कनेक्शन, ये सभी क्या करते हैं, ये मतलब हमारे मतलब माइक्रो ग्रिड जो होते हैं कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करते हैं। लाइक इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम इट इंक्लूड सॉफ्टवेयर, सेंसर्स, मीटर्स एंड कम्युनिकेशन फॉर रियल टाइम मतलब कंट्रोल। ये रियल टाइम भी कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग ऑफ सेंसर्स, मीटर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इस तरह से हमारे जो माइक्रो ग्रिड वाला पार्ट है वो हमने बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करा दिया। अब चलते हैं इंटरकनेक्शन इश्यूज, मतलब जो होती हैं, मतलब इंटरकनेक्शन करने के टाइम पे हमें क्या क्या इशू फेस करना पड़ता है। जैसे ऑलरेडी हमने पहले ही बताया था, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, बैलेंस जनरेटर इज ऑन द लोड। सबसे पहले मतलब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को मतलब हम जब इंटरकनेक्ट करते हैं तो ये हमारा इशू आता है, एज वेल एज पावर इम्बैलेंस, डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग ग्रिड
आइसलैंड मतलब जो होता है वो ट्रांजिशन होता है, तो इस समय हमारा पावर का क्या होता है, इम्बैलेंस होता है, स्टेबिलिटी इशू होता है। स्टेबिलिटी इशू मतलब ये डीजी हो गया, मतलब डीजल जो जनरेटर होता है, ये एमजी हो गया, डाइवर्स वर्सेस कन्वेंशनल प्लांट। तो इनको मतलब इनको स्टार्ट करना और इनसे जो हमारा डीजल जनरेटर है और जो कन्वेंशनल पावर प्लांट है जो भी है उनको इंटरकनेक्ट करने में थोड़ा सा स्टेबिलिटी को हमें मतलब फेस करना पड़ता है, फिर से हार्मोनिक्स आने लगते हैं। इन्वर्टर जो होता है वो स्ट्रेस हैंडलिंग ऑन ए स्मॉल मतलब स्मॉल सिस्टम पे जो हमारा इन्वर्टर होता है वो थोड़ा सा इस पे क्या होता है उस पे स्ट्रेस आने लगता है। जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो एक्टिव पावर कंट्रोल होता है, उसको थोड़ा सा हमें इशू रहने लगता है जब इंटरकनेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, जो टोपोलॉजी चेंजेस लाइक फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंट कनेक्ट डिस्कनेक्ट, जो फ्रीक्वेंट हम डिस्कनेक्ट कनेक्ट करते हैं उससे हमारे लोड पे क्या करता है, इफेक्ट पड़ता है। एनर्जी स्टोरेज में फ्लक्चुएशन आने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा हमारा माइक्रो फैराड क्या आता है, इशू जाता है। तो इसे अभी आप बहुत अच्छे से समझ गए। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो नाउ ओवर करंट प्रोटेक्शन क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो ट्रेडिशनल ओवर करंट प्रोटेक्शन इज यूज नॉर्मल पावर जो सिस्टम होता है, लाइक जो हमारा मतलब कभी भी ओवर करंट होता है तो वो प्रोटेक्ट करता है। चेंज टू वर्क फ्रॉम माइक्रो ग्रिड विद डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डीईआर मतलब फुल फॉर्म होता है, डीईआर फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स। यहाँ पे लिख रहा है कि जो हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन वो कैसे प्रोटेक्ट करता है, जब भी ओवर करंट होता है तो हमारा माइक्रो ग्रिड इसको कनेक्ट करते हैं और हमारा जब भी ओवर करंट होता है ये प्रोटेक्ट कर लेता है। लाइक माइक्रो ग्रिड है डिफरेंट जोन लाइक जेड वन एंड जेड टू, देखो ये जेड वन और जेड टू है। ये माइक्रो ग्रिड जो है एक्सटर्नल फॉल्ट को क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पे बाहर है ना, तो एक्सटर्नल फॉल्ट को क्या कनेक्ट करते हैं। अगर कोई भी एक्सटर्नल फॉल्ट हो गया तो जेड वन एंड जेड टू हमारे ऑपरेट होंगे। जो ओवर करंट प्रोटेक्शन, ये हमारे जेड वन जेड टू है जो है ये ओवर करंट प्रोटेक्शन है, तो ये हमारे एक्सटर्नल के लिए है, ई एक्स टी ई एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन। एज वेल एज जेड थ्री और जेड फोर है, देख सकते हैं सर्किट ब्रेकर से यहाँ पे लिखा है ना, व्हेन सर्किट ब्रेकर ओपन माइक्रो ग्रिड वर्क डिपेंडेंटली मतलब आइसलैंड मोड। कभी भी डिस्टर्बेंस आए तो हमारा सर्किट ब्रेकर ब्रेक करेगा और इधर के हमारे ऑपरेट होते रहेंगे और इधर के हमारे ऑपरेट नहीं होंगे। पहले क्या सर्किट ब्रेकर जब क्लोज होगा तो हमारा मेन ग्रिड से हमारा जो मतलब ये सर्किट ब्रेक अगर क्लोज होगा तो हमारा जो मेन ग्रिड है और जो हमारा माइक्रो ग्रिड है दोनों इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से हमारा जो कभी भी कोई भी काइंड ऑफ ओवर करंट फॉल्ट या मतलब आता है तो हमारा जो ये ओवर करंट प्रोटेक्शन है वो मतलब एक्टिव होता है और उस तरह से हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं। उसका डिस्टेंस प्रोटेक्शन क्या होता है, ऑब्वियसली डिस्टेंस प्रोटेक्शन ऑलरेडी अपने पढ़ा था कि व्हेन फॉल्ट करंट वैरी बिटवीन ग्रिड इन जो ग्रिड कनेक्टेड होता है आइसलैंड मोड, लाइक जब भी मतलब बहुत ही मतलब डिस्टेंस प्रोटेक्शन हमने पढ़ा था कि जहां भी मतलब लंबे दूरी के लिए जो प्रोटेक्शन हम करते हैं उसमें डिस्टेंस प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। और ये जो होता है रिले पे डिपेंड होता है। लाइक इम्पिडेंस, जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन होता है वो इम्पिडेंस वैल्यू वी इक्वल टू आई इंटू आर आप पढ़े होंगे, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू वी अपन आर। तो वी अपन आर के रेशियो पे जो हमारा इम्पिडेंस होता है उस पे ये क्या करते हैं, ये हमारा जो डिस्टेंस रिले है इम्पिडेंस यहाँ पे लिख दे रहे हैं आई एम पी ई डी ई एन सी, इम्पिडेंस पे हमारा टोटली ये डिपेंड होता है जो हमारा डिस्टेंस रिले होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स कैन बी अंडर रीच ओवर रीच प्रॉब्लम फॉर रिले। तो ओवर रीच अंडर रीच क्या होता है, मतलब कभी कभी जितना हमें मतलब वोल्टेज चाहिए था उससे कम हो जाता है तो अंडर रीच हो गया, कभी कभी जितना वोल्टेज चाहिए था उससे हमारा ज्यादा हो गया। जब ज्यादा कब होता है वोल्टेज, आप थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मतलब नॉलेज आपको पता ही होगा, कभी भी सेंडिंग एंड से जो हमारा सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पे अगर वोल्टेज ज्यादा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा इफेक्ट होता है। आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, वो जो होता है फेरेंटी इफेक्ट बोलते हैं, एफ ई आर ई एन डबल टी है फेरेंटी, फिर एफ ई डबल आर ई एन टी फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट मतलब हमारा क्या होता है, जब सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पे वोल्टेज ज्यादा हो जाता है तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि हमारा अंडर रीच ओवर रीच होता है तो उसमें प्रॉब्लम होता है। ये थोड़ा सा नोट है, आप एक बार जरूर याद रख लीजिएगा कि हमारा याद तो होगा ही लेकिन थोड़ा सा मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसमें डीईआर सिस्टम जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स है ये क्या करता है, लिमिट करता है जो हमारा फॉल्ट करंट है। और जो इसमें दो टाइप के जनरेटर होते हैं, लाइक जो ये एससीएम मतलब आई डोंट नो एससीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे मतलब ये डीपीआईजी मतलब तो मालूम है, डब्ल्यू फील्डेड जो इंडक्शन मोटर होता है, ये कंट्रोल पावर फैक्टर ड्यूरिंग द फॉल्ट, मतलब ये पावर फैक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्योंकि इसमें जो डब्ल्यू फीडेड, अभी आप डब्ल्यू फीडेड इंडक्शन मोटर को पढ़ेंगे कि इसका जो यूज हम करते हैं विंड विंड टरबाइन में करते हैं, टी यू आर बी एन विंड टरबाइन में ऐसा करते हैं। क्यों हम मतलब थोड़ा सा मेरे मालूम है, क्योंकि हम जब प्रोजेक्ट बना रहे थे थर्ड ईयर में तो हमने इस मोटर का यूज किया था। हम मतलब वाइन टरबाइन बना रहे थे तो वाइन टरबाइन में डब्ल्यू फीडेड इंडक्शन मोटर का यूज किए थे। तो इस तरह से जो हमारा डिस्टेंस एप्लीक रहा है, दिस इशू कैन बी मेक डिस्टेंस रिले लेस इफेक्टिव फॉर माइक्रो ग्रिड प्रोटेक्शन। तो जब भी इस टाइप के जो ऊपर आपने देखा मतलब इम्पीडेंस से रिलेटेड कोई भी मतलब फॉल्ट आएगा तो वो हम डिस्टेंस रिले का यूज करके उसे लेस इफेक्टिव बनाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आवर डिस्टेंस प्रोटेक्शन। अब डिस्टेंस प्रोटेक्शन का फिगर बनाना चाहेंगे, मैंने तो फिगर नहीं दिया, अगर फिगर भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा होगा। एग्जाम में आप फिगर बनाओ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ
एग्जाम में डिस्टेंस अगर रिले आपको नहीं ज्यादा पार्ट आता तो डिस्टेंस रिले का ऐसे कुछ भी मतलब ऐसे दिखा दो, ऐसे मान के चलो ऐसे हमारा ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, इसमें एक ऐसा फॉल्ट दिखा दो, यहाँ पे लिख दो डिस्टेंस प्रोटेक्शन, डिस्टेंस रिले। मतलब आप लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब बस ये होना चाहिए कि हाँ, आप जो एग्जामिनर को समझाना चाहते हैं वो एग्जामिनर समझ जाए, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर डिस्टेंस प्रोटेक्शन। उसके बाद आगे हम चलते हैं। आगे हमने ओवर करंट प्रोटेक्शन देखा, डिस्टेंस प्रोटेक्शन हमने देख लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा प्रोटेक्शन स्कीम फॉर माइक्रोग्रिड। सबसे पहले हमने ओवर करंट प्रोटेक्शन देखा कि ओवर करंट प्रोटेक्शन क्या करेगा, जब भी ओवर करंट आएगा उसको डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करने के बाद हमारा फॉल्टी सेक्शन को आइसोलेट करेगा। डिस्टेंस प्रोटेक्शन में हमने देखा, देखिए ओवर करंट हमने देख लिया, डिस्टेंस प्रोटेक्शन में भी हमने देखा कि ये टोटली यूज करेगा हमारा इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मेजरमेंट करेगा, और जब भी जैसे ही फॉल्ट को हमारा पाएगा, ये फॉल्ट को क्या करेगा, डिस्क्लोज कर देगा हमारा फॉल्टी पार्ट और हेल्दी पार्ट। एज वेल एज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में हमारा कंपेयर करता है, मतलब जो भी हमारा डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होता है वो कंपेरिजन पे ही हमारा काम करता है ना। तो आगे हमारा इसमें दो तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड जो होता है मास्टर, पहला मेथड जो कि पहला मेथड जो होता है यूज ऑफ मास्टर माइक्रो कंट्रोल सेंटर, ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म बहुत याद होता है, मास्टर माइक्रो ग्रिड कंट्रोल सेंटर, MGCC, टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम द ऑल रिले। ये हमारा AMGCC क्या करता है, ये कलेक्ट करता है डेटा फ्रॉम ऑल द रिले, जो जितने भी रिले हैं उनसे हमारा डेटा को कलेक्ट करता है, देन क्या करता है, प्रोटेक्ट बोथ मेन एंड माइक्रो ग्रिड। मतलब ये डेटा को कलेक्ट करके हमारा जो बोथ माइक्रो ग्रिड और मेन ग्रिड है उनसे हमारा क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करने के बाद प्रोटेक्ट करता है, एज वेल एज कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स ड्यू टू हैवी कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये जो हमारा मेथड वन है ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, जस्ट बिकॉज हैवी कम्युनिकेशन जो होता है सेटअप के कारण। मेथड टू, मतलब ये मेथड वन हमने पढ़ा, मेथड वन में MGCC मतलब माइक्रो ग्रिड कंट्रोलर सेंटर यूज करते हैं, जो कि हमारा जितने भी डाटा है उसको कलेक्ट करता है। दूसरा हम यूज करते हैं मेथड जो है लोकल कंट्रोलर, ओनली लोकल कंट्रोलर यूज करते हैं, लाइक ईच रिले कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ नियर बाई रिले एंड नो मास्टर, मतलब इसमें नो मास्टर, देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसमें नो मास्टर कंट्रोल सेंटर इज नीडेड। जो सेकंड मेथड होता है इसमें MGCC का यूज नहीं करते हैं, जो मास्टर कंट्रोल यहाँ पे ग्रिड आपने देखा था इसमें हम यूज नहीं करते, इसमें हम लोकल कंट्रोलर का यूज करते हैं। तो ये हमारा मेथड टू हो गया। अब मेथड थ्री क्या होता है, मेथड थ्री में मतलब यही दिखाया कि जो हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन होता है, ऑलरेडी हमने बताया कि हमारा एक्सटर्नल है, ये हमारा इंटरनल है, और ये क्या करता है, जब भी हमारा कोई भी फॉल्ट आता है तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा, और हेल्दी पार्ट को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ HAL, ये जो हेल्दी पार्ट को क्या करता है, मतलब आइसोलेट करता है, ISOLAT आइसोलेट करता है अनहेल्दी पार्ट से, अनहेल्दी, HEALTH अनहेल्दी पार्ट से क्या करेगा, आइसोलेट करेगा, हेल्दी पार्ट को आइसोलेट करेगा अनहेल्दी पार्ट से, जो हमारा सर्किट ब्रेकर होता है। सर्किट ब्रेकर का हमारा यही काम ही होता है, आइसोलेट करना, ठीक है। डिस्टेंस प्रोटेक्शन इम्पीडेंस को करेगा जेड इक्वल टू वी अपन आई, तो इस पे हमारा वर्क करेगा। और ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में हम MGCC माइक्रो कंट्रोल ग्रिड कंट्रोलर को यूज करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है प्रोटेक्शन हम करते हैं। उसका थर्ड मेथड हम देखते हैं, थर्ड मेथड क्या होता है, दिस मेथड इज इम्प्रूव। देखिए तो थर्ड मेथड होता है इसका इम्प्रूव वर्जन, यहाँ पे लिखा है इम्प्रूव वर्जन ऑफ द सेकंड मेथड। जो सेकंड मेथड हमने पढ़ा था, जो मतलब वन टू वन जो कम्युनिकेट करके जो रिले हैं वो ऑपरेट कर रहे थे, तो इसका इम्प्रूव वर्जन है, लाइक ईच फीडर हैज टू मॉनिटरिंग रिले, इट कंसिस्ट बोथ फॉल्ट करंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये मतलब दोनों को कंटेंट करता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को, मतलब लाइक प्रीवियस टू मेथड की तरह ये भी काम करता है। हेल्प टू हैंडल मल्टीपल, जो हमारा म्यूचुअल करंट इफेक्टिवली, मतलब ये जो होता है मल्टीपल म्यूचुअल करंट को इफेक्टिवली क्या करता है, हेल्प करता है, हैंडल करता है। आउट ऑफ दिस थ्री मेथड सेकंड मेथड इज द मोस्ट, मतलब जब भी पहला हमने मेथड पढ़ा, पहले मेथड में हम क्या कर रहे थे, देखो पहले मेथड में क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखो पहले मेथड में हम क्या कर रहे थे, माइक्रो ग्रिड कंट्रोल सेंटर का यूज करके डेटा कलेक्ट कर रहे थे। डेटा कलेक्ट करने के बाद इसमें जो हो रहा था हैवी कम्युनिकेशन सेटअप करना पड़ रहा था, जिसलिए ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। उसके बाद हमने लोकल कंट्रोलर का यूज किया, जो कि हमारा इसमें नो मास्टर कंट्रोलर लगाएंगे, और ये सिंपलर और चीपर होगा, ये हमारा सिंपलर और चीप होगा। उसके बाद हम दोनों मेथड के बाद तीसरा मेथड पे आए, जो कि हमारा तीसरा मेथड क्या कह रहा है, ये हमारा जो है मैग्नीट्यूड, यहाँ पे लिखा है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को कंसिस्ट करके, और हमारा जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करके, और ये मल्टीपल म्यूचुअल करंट को इफेक्टिवली क्या करेगा, मतलब ये हैंडल करेगा। ये लिखा है इसमें कि फर्स्ट मेथड देयर इज अ टाइम डिले होता था। फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट मेथड है यहाँ पे लिख रहा है, फर्स्ट मेथड में हमारा टाइम डिले होता था, क्योंकि उसमें डेटा को कलेक्ट करना सभी जगह से, कुछ डेटा को कलेक्ट करने के एनालिसिस करने के बाद ही हम कोई मतलब इसमें मतलब प्रोटेक्शन, मतलब हम या कोई भी मतलब एनी काइंड ऑफ यहाँ लिख रहा है ना कि सो दैट इट कैन बी सर प्राइमरी प्रोटेक्शन, तब जाके हम कोई प्रोटेक्शन कर पा रहे थे। और ये टाइम मतलब टाइम डिले हो रहा था। जो थर्ड प्रोटेक्शन है, एड मोर डायरेक्शनल मॉनिटरिंग, ये जो है मोर डायरेक्शनल मतलब जो है मॉनिटरिंग कर रहा है, और इससे हमारा जो है ये लिख रहा है कि
मतलब पर यूनिट जो होता है थर्ड वाला जो ये वाला मेथड है, इसमें जो है मतलब ये इम्प्रूव वर्जन है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे यही हमारा थर्ड जो है, यहाँ पे लिखा है कि इन थ्री मेथड फॉल्ट डिटेक्शन एंड क्लियरेंस आर रिलेबल। जो हमारा थर्ड मेथड होता है इसमें फॉल्ट डिटेक्शन और जो क्लियरेंस होता है वो रिलेबल होता है। और इसमें जो होता है डू नॉट रिक्वायर्ड चेंज कन्वेंशनल ओवर करंट सेटिंग। इसमें कोई भी हमारा मतलब डू नॉट रिक्वायर्ड चेंज इन कन्वेंशनल ओवर करंट रिले सेटिंग्स, जो हमारा थर्ड मेथड होता है। तो ये जो होता है फॉर फेस टू फेस फॉल्ट देर आर नो मतलब जीरो सीक्वेंस करेंट टू सो दैट नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट आर नॉट यूज। तो ये थोड़ा सा मतलब एडवांस में लिख दिया है, बस इतना समझिए कि इसमें मतलब दो तीन मेथड होते हैं, दो तीन मेथड यूज करके पहला में एम जी पहला मेथड जो होता है, पहला मेथड जो होता है एम जी सी सी, जो माइक्रो ग्रिड कंट्रोल सेंटर में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। दूसरा जो होता है ओन डेटा को कलेक्ट करता है, ओन या सेल्फ डेटा को कलेक्ट करता है। तीसरा जो है उसे एडवांस बना देते हैं। तो इस तरह से जो हमारा मेथड है, इस मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, जो हमारा मतलब हम जो भी मतलब हमें एक्शन लेना है वो एग्जामिन करते हैं केयरफुली, एंड देन जाके जो भी हमारा बैलेंस करना है, जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन हम लेते हैं। दिस इज हाउ वी यूज टू कंट्रोल अवर ग्रिड सिस्टम। उसके चैलेंजेस क्या आते हैं? चैलेंजेस हमारा हाई कॉस्ट होता है, नीड फॉर कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हमें नीड होना चाहिए। रिक्वायर्ड ऑफ सिंक्रोनाइज मेजरमेंट, मतलब हमारा सिंक्रोनाइज करने के लिए हमें सिंक्रोनाइज मेजरमेंट करनी होती है। इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस लोड, तो अनबैलेंस अगर लोड हम यूज करते हैं तो उससे हमारा क्या करता है, इफेक्ट करता है हमारा जो भी सिस्टम लगा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है एडाप्टिव प्रोटेक्शन, एडाप्टिव एडाप्ट करने वाला प्रोटेक्शन। तो ये क्या कहता है, द प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी चेंज ऑनलाइन अकॉर्डिंग टू माइक्रोग्रिड ऑपरेट कंडीशन यूजिंग न्यूमेरिकल डायरेक्शन ओवर करंट। मतलब ये जो प्रोटेक्शन सिस्टम होता है ना, चेंज ऑनलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू माइक्रोग्रिड ऑपरेटिंग, जो कंडीशन होता है यूजिंग न्यूमेरिकल कंडीशन, न्यूमेरिकल डायरेक्शनल ओवर करंट रिले, मतलब ओवर करंट रिले का यूज करके हम ऑनलाइन इसे चेंज कर सकते हैं। जो कन्वेंशनल फ्यूज होते हैं या स्टैटिक रिले होते हैं कैन नॉट चेंज ऑनलाइन। देखिए ये वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कन्वेंशनल फ्यूज होते हैं या जो स्टैटिक रिले होता है वो चेंज नहीं हो सकते हैं, कैन नॉट चेंज इस सेटिंग ऑनलाइन, सो अपडेटेड रिक्वायरमेंट इज नीडेड। इसलिए हमें एडाप्टिव जो प्रोटेक्शन होता है उसका नीड होता है। लाइक हम यूज करते हैं आईसी वन, मतलब आईसी 61850 का यूज करते हैं, जो कि हमारा आईडी इंटेलिजेंट जो होता है, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ये अलाउ करता है जो रिले होता है उसको एडाप्टिव ऑटोमेटिकली बनाने के लिए। तो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईसी जो है, आईईसी का यूज करके, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके हम क्या करते हैं, हमारा आईईसी जो हमारा 61850 का यूज करके हम सिस्टम को एडाप्टिव ऑटोमेटिक बनाते हैं। तो ऑल द पॉसिबल टोपोलॉजी कॉन्फ़िगरेशन इज मस्ट टू बी स्टडी ऑफलाइन बिफोर ऑपरेटिंग। तो जो भी हम कर रहे हैं, जो भी सिस्टम हम कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको यूज करने से पहले हमें जो भी ऑफलाइन जो दिए होते हैं, यहाँ लिखा है ना ऑफलाइन, जो भी हमें मतलब इंस्ट्रक्शन दिया होता है उसको हमें पढ़ना होता है। रिक्वायर्ड पावर, जो हमारा पावर फ्लो होता है, शॉर्ट सर्किट एनालिसिस फॉर ईच कॉन्फ़िगरेशन। सभी कॉन्फ़िगरेशन जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एडाप्टिव प्रोटेक्शन के लिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर फ्लो हमें मतलब एनालिसिस एंड शॉर्ट सर्किट एनालिसिस फॉर ईच कॉन्फ़िगरेशन। इस जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसके लिए हमें पावर फ्लो का भी नीड होगी। और ये जो लिख रहा है लास्ट पॉइंट, नीड फास्ट एंड रिलेबल कम्युनिकेशन फॉर एडजस्टिंग सेटिंग। एडाप्टिव जो हमारा प्रोटेक्शन होता है ये फास्टर होता है अदर जो भी हमने मेथड पढ़ा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो हमारा कंट्रोल मेथड ऑफ माइक्रो ग्रिड होता है, तो हियरार्किकल मेथड होता है, जो प्राइमरी कंट्रोल मेथड होता है। प्राइमरी कंट्रोल में ड्रूप कंट्रोल होता है, एज वेल एज ड्रूप कंट्रोल। जब पावर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ड्रूप कंट्रोल क्या होता है। सेकेंडरी कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं, फिर से टर्सरी कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं। लाइक मतलब इसमें ड्रूप कंट्रोल का यूज करके हम क्या करते हैं, कन्वर्टर का यूज करके लोड को शेयर करते हैं। सेकंड में हम फिक्स करते हैं स्टडी स्टेट जो भी हमारा ड्रॉप होता है। इसमें हम टर्सरी में क्या करते हैं, मैनेज करते हैं एनर्जी, और जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है मेन ग्रिड से, उसे हम कंट्रोल करते हैं। उसके बाद एक्सटेंडेड हम करते हैं अपने कंट्रोल टाइप। लाइक पहला जो है कॉन्सेंसस कॉन्सेंसस कंसेंसस है। कंट्रोल का यूज करके हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉमन वैल्यू यहाँ पे लिखा है लाइक फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज को क्या करते हैं, उसको हम मतलब कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसके बाद डिसेंट्रलाइज, मतलब डिसेंट्रलाइज में लोकल मेजरमेंट लाइक अवॉइड डिपेंडेंट ऑन द सेंटर। सेंट्रल सिस्टम पे जो हमारा डिपेंडेंसी उसको हम कम करते हैं डिसेंट्रलाइज कंट्रोल को यूज करके। तो इस तरह से हमारा कंट्रोल मेथड है माइक्रोग्रिड का। ये सभी को याद रख लीजिए, पॉइंट अगर याद रहेंगे तो आप एग्जाम में लिख लेंगे। तो हायरार्किकल मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम प्राइमरी कंट्रोल, देखिए सबसे जो लोअर हमारा बेस है, बेस में हम क्या करते हैं, प्राइमरी कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंडरी कंट्रोल, सेकेंडरी कंट्रोल में हम जो फ्रीक्वेंसी है, जो एम्पलीट्यूड है, जो डेविएशन हो रहा है उसको हम कंट्रोल करते हैं। और जो हमारा टॉप लेवल है उसमें हम टर्सरी कंट्रोल करते हैं। टर्सरी कंट्रोल जो होता है ग्लोबल मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं। और ये जो होता है हमारे जो भी
कॉमन मतलब कॉमन कंप्लीट यूज करके जो हमारा डिसीजन बेस्ड होता है इकोनॉमिक बनाते हैं, और लोड जो होता है बहुत ही इजिली हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो दिस इज हाउ आवर कमर्शियल जो हायरार्किकल कंट्रोल मेथड है इसका हम यूज करते हैं फॉर माइक्रो ग्रिड। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं थिन फिल्म ऑफ सोलर जो सेल होता है। सबसे पहले जो थिन फिल्म मतलब पतला जो चादर होता है सोलर फिल्म का, उसके बारे में पढ़ने वाला है। सोलर सेल ऑलरेडी अपने बहुत ही, मुझे लगता है 11th 12th से ही सोलर के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आ रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है कि इट मेड ऑफ वेरी थिन फोटोवोल्टिक मटेरियल लाइक फ्यू माइक्रोमीटर थिक, मतलब माइक्रोमीटर थिक इस फिल्म में बना होता है। लेयर जो होता है 300 to 500 लेयर का यूज करते हैं, जो कि नॉर्मल सिलिकॉन पैनल का बना होता है। यहाँ पे लिखा है कॉमन मटेरियल जो होता है कैडमियम टेलोरियम का यूज करते हैं, या कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड का यूज करते हैं। तो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा मटेरियल का यूज करते हैं बाई मेकिंग। तो ये आप याद रखेंगे तो जब भी आप अभी फ्यूचर में इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको याद रहेगा गैलियम जो कैडमियम सीडी कैडमियम टेलोरियम का यूज करते हैं, या जो कॉपर इंडियम गैलियम सेलेडियम का यूज करके हम थिन फिल्म सोलर बनाते हैं। इसका जो टिपिकली लेयर अरेंजमेंट होता है, इसका लेयरिंग जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। अब आगे वर्किंग पढ़ेंगे वर्क कैसे करता है। जैसे जो पी टाइप होता है वो बोरान गैलियम इंडियम या ड्रॉप्ड जो होते हैं एलिमेंट से बने होते हैं, और एन टाइप जो होता है फॉस्फोरस से बना होता है, तो जानते ही होंगे आप। मटेरियल मतलब इससे हम पीएन जंक्शन का क्रिएट करते हैं। व्हेन द लाइट हिट ऑन द जंक्शन, आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वोल्टेज एंड करंट प्रोड्यूस होता है। द करंट इज स्टोर्ड इन बैटरी फॉर यूज, एंड जो थिन फिल्म होता है रिप्लेस सिलिकॉन विद द कैडमियम जो कैडमियम आपने देखा ये टेलोराइड होता है, और कॉपर इंडियम थैलियम से हमारा क्या होता है, यहाँ पे लिखा है थिन फिल्म को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल, और थोड़ा सा हम मतलब इसको क्या करते हैं, ये कॉस्टली होता है। जो ये हमारा थिन फिल्म जो होता है, मतलब यहाँ लिख रहा है ना थिन फिल्म जो होता है इसे रिप्लेस करते हैं इस जो ये कैडमियम टेलोरियम आपने देखा, और जो हमारा कॉपर इंडियम थैलियम देखा, इससे हम फ्लेक्सिबल, मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है, इसे हम क्या करते हैं, इसे मतलब ये रिप्लेस भी करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट अवर थिन फिल्म। लाइक ये देख सकते हो, सबसे ऊपर जो हमारा ट्रांसपेरेंट कंडक्टर कोटिंग है, ये ऊपर वाला लेयर। उसके बाद एंटी रिफ्लेक्टेड कोटिंग सेकंड लेयर। थर्ड लेयर जो एन टाइप है, ये हमारा एन टाइप है। उसके बाद ये जो है पी टाइप है। उसके बाद ये जो ओमिक कंटेक्ट है, ओमिक ओ एच ओ एस ओमिक कंटेक्ट है। उसके बाद ये हमारा सबस्ट्रेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा लाइट क्या होगी, देखिए ये हमारा ऐसे लाइट, जो हमारा फोटान, ये ऐसा हमारा फोटान, ये जो है हमारा पी एच ओ टी ओ एन, फोटान इस पे आएगा, इस पर स्ट्राइक करेगा तो एन लेयर से टकराएगा, ये और इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ये एन लेयर से इलेक्ट्रॉन हमारे पी लेयर पे जाएगा, इस तरह से हमारा एन लेयर से पी लेयर पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इधर हमारा करंट फ्लो होगा। और जैसे ही हम बल्ब या कोई भी इक्विपमेंट लगाते हैं वो ग्लो कर जाएगा। तो सबसे पहले ये थिन लेयर जो हमारा सोलर पावर प्लांट फिल्म लेयर था, उसको हमने बहुत अच्छे से सबको समझा दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कह रहा है, थिन फिल्म के कुछ एडवांटेज हैं। एडवांटेज लाइक इजी टू हैंडल, फ्लेक्सिबल एंड लाइट वेटेड होता है, चीपर देन ट्रेडिशनल पैनल, जो ट्रेडिशनल पैनल होता है उससे हमारा थिन लेयर्स होता है वो सस्ता होता है। अवेलेबल एज थिन सीट, जो ये है बहुत ही थिन सीट में अवेलेबल होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, लोअर इफिशियंसी, सबसे इंपॉर्टेंट भाई हमने थिन बना के क्या किया, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 20 से 30% ही होता है, लाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, नो सुटेबल फॉर एस्ट्रोनॉमिकल एडवाइस के लिए हम यूज नहीं करते हैं। अब एप्लीकेशन क्या है, होम लाइटिंग के लिए यूज करते हैं, सोलर फील्ड के लिए यूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए हम इनका यूज करते हैं, जो हमारा अभी अपने थिन फिल्म जो सोलर सेल देखा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, वेरिएबल स्पीड ऑफ विंड जनरेटर। देखिए विंड जनरेटर, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, हवा आ रहा है, आपने देखा ये हवा आ रहा है, हवा आ रहा है, तो ये हमारा विंड टरबाइन है। यहाँ पे हम गियर बॉक्स लगा दें, जो कि गियरिंग कभी मतलब ये गियर बॉक्स से यूज करके हम क्या करते हैं, हवा को बैलेंस करते हैं। जब तेज हवा होता है तो ये हमारा गियर बॉक्स जो होता है, मतलब हमारा जो टरबाइन है उसके रोटेशन को कम करता है। और जब हमारा जो मतलब ये जब हमारा हवा कम होता है, तो ये जो होता है ये गियर बॉक्स गियर को चेंज करके, और ये मतलब बैलेंस करता है जो हमारा रोटेशन है उसको। ठीक है, और उसके आगे हम डिफ्यूज लगाते हैं, जो डबल फीडेड, डी ओ यू बी ए डबल एफ डबल ई डी डबल फीडेड इंडक्शन, आई एन डी यू सी टी इंडक्शन जनरेटर होता है, जी ई एन ई आर ए टी आर, इसका फुल फॉर्म होता है। डबल फील्डेड है, डबली फील्डेड आप कह सकते हैं। डबली फील्डेड हम मतलब यूज करके, और हम क्या करते हैं यहाँ पे ये डी डी सी मतलब ये जो है हमारा जो विंड टरबाइन, जो वेरिएबल विंड टरबाइन है, वेरिएबल स्पीड सिंक्रोनस यूज करके हम क्या करते हैं, जो मतलब हवा जब तेज हो रही है उसको कम कर सकते हैं, कम हो रही है तो उसको तेज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वेरिएबल स्पीड जनरेटर यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग लाइक जो जनरेटर है, टू जनरेटर परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर यूज परमानेंट मैग्नेट फॉर द रोटर। परमानेंट पीएमएम से पढ़े होंगे, परमानेंट मैग्नेट पीएमसीसी पीएमएम पीएमएमसी सॉरी, परमानेंट मैग्नेट कॉइल, पीएमएमसी होता है, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल। हाँ, पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। पीएमएमसी आयरन कॉइल आपने पढ़ा होगा, जब आप मतलब क्या बोलते हैं, आप जब पढ़ रहे होंगे
ईएमआई, ईएमआई जो थर्ड में अपने पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छे से मेजरमेंट में आपने पढ़ा होगा। तो आगे हम चलते हैं कि ये डीपीआईजी का यूज करने पे परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस जनरेटर का यूज करते हैं। ये जो वाउंड रोटर होता है, वाउंड रोटर जो हमारा एक स्लिप रिंग होता है और एक हमारा जो होता है एक जो होता है स्लिप रिंग होता है और एक जो होता है केज मोटर होता है, केज मोटर, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग स्लीपी जस्ट बिकॉज आई जस्ट डिड माई लंच। एनीवे जब इसको हम बता रहे हैं तो इसको बता के ही हम अब थोड़ा सोएंगे, ठीक है। तो वाउंड जो जन रोटर हो गया सिंक्रोनस जनरेटर नीड एक्सटर्नल पावर फॉर द फील्ड एक्साइटेशन। तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा फील्ड एक्साइटेशन के लिए हम जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है, इंडक्शन मोटर में जो हमारा वाउंड जो होता है स्लिप रिंग उसमें हम क्या करते हैं नीड इसमें होता है एक्सटर्नल सोर्स के में नीड होती है। टरबाइन स्पीड डिपेंड ऑन द पावर रेटिंग लाइक बैलेंस नंबर। स्मॉल अगर मीडियम टरबाइन है तो 20 से 30 आरपीएम की नीड होगी और बड़ा है तो हमें 8 से 30 आरपीएम। मतलब जितना बड़ा हमारा टरबाइन होगा उतना स्पीड कम होगा और जितना छोटा होगा उतना स्पीड ज्यादा होगा। दिस इज ऑफ वेरिएबल। मतलब ये जो गियर बॉक्स है मान के चलिए ये बड़ा वाला गियर है, ये गियर मान लो, ये हमारा क्या है गियर है। गियर तो ये बड़ा है तो इसका इनर्शिया जो होगा जो मतलब ये 8 से 30 आरपीएम ही चलेगा जो बड़ा होगा। अगर ये मान के चलो छोटा है तो इसका ये दुगुना चलेगा, दुगुना से तीन गुना 20 से 300 आरपीएम तक हमारा चलेगा। ये हमारा जो है लार्जर गियर है, GEAR। और ये हमारा क्या है स्मॉलर गियर है, स्मॉलर गियर है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर मतलब वेरिएबल स्पीड जनरेटर में हम इनका यूज करके क्या करते हैं स्पीड को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा जो एडवांटेज ओवर फिक्स जनरेटर। जो वो फिक्स जनरेटर होता है लाइक जो हमारा वेरिएबल जनरेटर होता है वो इंप्रूव करता है एनर्जी इफिशिएंसी, एनर्जी कन्वर्जन इफिशिएंसी। अगर वो फिक्स है तो कैसे कन्वर्ट करेगा। लेकिन ये जो हमारा एडवांटेज है कि हमारा जो वेरिएबल डीपीआईजी हम का यूज करते हैं ये हमारा इंप्रूव करता है एनर्जी एफिशिएंसी को एज वेल एज अलाउ करता है हमारा जो है मतलब लार्जर टरबाइन कंस्ट्रक्शन एज वेल एज रिड्यूस द मैकेनिकल स्ट्रेन ऑन वाइंड। जो गेस्ट है वाइंड गेस्ट पे ये क्या करता है जो स्ट्रेस है उसको कम करता है एज वेल एज रिड्यूस द वियरिंग एंड टियरिंग ऑफ गियर बॉक्स लॉन्ग लाइफ के लिए हमारा जो गियरिंग टियरिंग हो रहा है उसको क्या करता है रिड्यूस करता है, ठीक है। पावर प्रोटेक्शन डीकपल्ड जनरेटर फ्रॉम द इनेबल पावर एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। जो पावर कन्वर्टर है वो डीकपल्ड करता है जनरेटर फ्रॉम द ग्रिड, ग्रिड से हमारा डीकपल्ड कर लेता है जो हमारा। एक मिनट थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, नहीं तो नींद आ रही है, जस्ट वेट। हाँ तो अभी हम इसको पॉज भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि पॉज करेंगे तो पूरा फिर से वीडियो स्टॉप करना पड़ेगा। एनीवे आगे हम बात करते हैं कैन बी डिजाइन विद द रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ फुल कैपेसिटी कन्वर्टर। तो मतलब जो हमारा फिक्स जनरेटर में हमें जो होता है फुल कैपेसिटी कन्वर्टर लगाने पड़ते हैं लेकिन इसमें हम अपने अकॉर्डिंग भी डिजाइन कर सकते हैं जो हमारा जो वेरिएबल है। तो एडवांटेज ओवर हम फिक्स जनरेटर के बारे में बात करें, फिक्स में क्या होगा जैसे मान चलो हमने एक गियर बना दिया, एक गियर ये मान चलो हमने गियर बना दिया, अगर इसको फिक्स कर दिया, ये गियर को अगर हमने फिक्स कर दिया, गियर को फिक्स कर दिया 1500 आरपीएम के लिए तो ये तो फिक्स हो गया। लेकिन हम जो यूज करते हैं DFIJ डबल फीडेड इंडक्शन जनरेटर में ये हमारा क्या होता है वेरिएबल होता है, ये हमारा क्या होता है वेरिएबल होता है, ठीक है। कैन बी डिजाइन विद द रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ द फुल रेट कन्वर्टर। रिड्यूस जो होता है कैपेसिटी कन्वर्टर पॉसिबल वाउंड जो रोटर जनरेटर होता है उसमें हम क्या करते हैं कैपेसिटी को रिड्यूस या कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं जो फ्यूल सेल क्या होता है। ऑब्वियसली यार फ्यूल सेल तो आपने रिन्यूएबल एनर्जी में पढ़ा ही होगा। फ्यूल सेल में एनोड होता है कैथोड होता है। यार एनोड माइनस होता है कैथोड प्लस होता है, मैं कितने दिन से कंफ्यूज हो रहा हूँ। एनायन कैटायन एनोड कैथोड, कैथोड पॉजिटिव होता है, कैटायन कैथोड मुझे लगता है निगेटिव होता है, कैटायन प्लस होता है। ये पीछे भी मैं कंफ्यूज हुआ था, देखो देखा नहीं अभी तक। मुझे लगता है यार कैथोड नेगेटिव एनोड, ठीक है एक बार मैं देख लूंगा। तो फ्यूल सेल में क्या होता है यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, यहाँ तो जानते होंगे। दो इलेक्ट्रोड लगा होता है, एक एनोड लगा होता है एक कैथोड लगा होता है, बीच में हमारा इलेक्ट्रोलाइट ये भरा होता है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। और यहाँ पे रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के कारण केमिकल रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है केमिकल रिएक्शन प्रमोट हो जाता है हमारा। केमिकल रिएक्शन हो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा मतलब फ्यूल सेल में क्या होता है फ्यूल सेल में क्या होता है मेनली जो केमिकल एनर्जी जो होता है वो जो कन्वर्ट हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये रही CTR है, से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ये नहीं आर जी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा फ्यूल सेल का वर्किंग है। लाइक ऑक्सीडेंट जो है O2 हो गया, हाइड्रोजन H2 यहाँ से वाटर निकलता है। तो लाइक यहाँ पे ये रिएक्शन मैकेनिज्म दिया हुआ है कि
2s2 प्लस O2 2s2 प्लस हीट हमारा रिलीज होगा। यही हीट को हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जो है कन्वर्ट कर लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को ब्रेक डाउन करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वह फ्यूल सेल हुआ। और फ्यूल सेल क्या है? यहाँ पे लिखा है कि फ्यूल सेल इज अ डिवाइस दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन। बताया ना, केमिकल रिएक्शन से हमें मतलब एनर्जी मिलता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है हमारा फ्यूल सेल हो गया। वर्क लाइक अ बैटरी बट डज नॉट रन डाउन। देखो, वर्क लाइक अ बैटरी बट डज नॉट रन, मतलब डज नॉट रन डाउन। जैसे बैटरी जो होता है अरे यार, यहाँ पे लिखने पे ही पूरा रिस्ट्रिक्शन है। जो बैटरी होता है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, CHARG डिस्चार्ज हो जाएगा। बैटरी हमारा एक न एक दिन डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना। लेकिन जो फ्यूल सेल है वो डू नॉट रन डाउन। द फ्यूल सेल जो है ये रन डाउन नहीं होता, लाइक इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डालते रहेंगे और ये हमारा देता रहेगा, कीप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एज लॉन्ग एज फ्यूल सप्लाई। जैसे जैसे हम फ्यूल को सप्लाई करेंगे वैसे वैसे हमारा जो होगा केमिकल, अगर इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें डालेंगे, ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता जाएगा। और वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? लाइक हाइड्रोजन गैस है सप्लाई एट एनोड, ऑक्सीजन जो होता है कैथोड की तरह हम सप्लाई करते हैं। एट एनोड जो हाइड्रोजन स्प्लिट इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। याद रखिए जो ये पॉइंट है कि हमारा एनोड की तरफ जो हाइड्रोजन स्प्लिट होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। तो ऑब्वियसली अगर मान चलो कोई भी हमारा सर्किट है, ये सर्किट अगर एनोड या कैथोड है, ये मान चलो हमारा एनोड है, ये कैथोड है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारा क्या है? ELECTROLIT इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और ये हमारा एनोड हो गया, कैथोड हो गया। तो अगर इसमें हमारा कोई भी हम बल्ब लगा लेते हैं, मान चलो मैंने बल्ब लगा लिया, मैंने बल्ब लगा दिया, तो अगर इसमें केमिकल रिएक्शन होगा, CHEMICAL केमिकल रिएक्शन, REACTN केमिकल रिएक्शन होगा, तो ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी हमारा जनरेट होगा, है ना। तो यही लिख रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है करंट हमारा मतलब जनरेट होता है, एज वेल एज वाटर भी हमारा बाई प्रोडक्ट बनता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्यूल सेल। अब टाइप्स ऑफ फ्यूल सेल कितने होते हैं? लाइक सबसे पहले प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, PEMFC। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कितने टाइप के हमारे फ्यूल सेल होते हैं। तो पहला प्रोटॉन जो होता है एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, सबसे पहला यही हम पढ़ते हैं। उसके बाद सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल होता है, SOFC होता है। उसके बाद मोल्टेन कार्बन फ्यूल सेल, MCFC होता है। एल्कलाइन फ्यूल सेल होता है, फिर से हमारा फॉस्फोरिक फ्यूल सेल होता है। तो इनके एडवांटेज क्या होता है? हाई एफिशिएंसी होता है, क्लीन एनर्जी होता है, और ये जो होता है मतलब क्वाइट ऑपरेटिव होता है, बहुत ही आसानी से ऑपरेट हो जाता है। कैन बी रन कंटिन्यूअसली इफ फ्यूल इज सप्लाई, मतलब जैसे जैसे हम फ्यूल सप्लाई करेंगे ये हमारा एनर्जी को प्रोड्यूस करता जाएगा। ये डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। यूज फॉर व्हीकल, पावर प्लांट एज वेल एज पोर्टेबल डिवाइस। तो इनके लिए हम इसका यूज करते हैं, जो हमारा क्लासिफिकेशन है फ्यूल सेल का। उसका लिमिटेशन क्या है? कि हाई कॉस्ट है, स्टोरेज जो है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन इज डिफिकल्ट। देखिए हम लिख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो डिफिकल्ट होता है। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी इशू होता है। एज वेल एज नीड ऑफ पावर, प्रॉपर जो होता है लिमिटेशन इसका प्रॉपर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होती है अगर हमें स्टोर करना है। दिस इज ऑल अबाउट फ्यूल सेल एप्लीकेशन, फ्यूल सेल लिमिटेशन, फ्यूल सेल एडवांटेज, फ्यूल सेल डिसएडवांटेज। उसका नाम माइक्रो टरबाइन आता है। माइक्रो टरबाइन क्या होता है? देखिए सबसे पहले हमारा एक टरबाइन है। टरबाइन जो है जनरेटर से कनेक्ट है, ये जो है कंबस्टर से कनेक्ट है, ये रिक्रूटर से कनेक्ट है, मतलब यहाँ पे फ्री हीटर एयर हम देते हैं। और ये जो होता है हमारा जो कंबस्टर होता है, कंबस्ट करके एयर को दे रहा है, फिर से कंप्रेस होगा और फिर से हमारा टरबाइन चलेगा। तो ये वेस्टेज रिकवरी, जो वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट वेस्ट ऑफ एनर्जी वेस्ट ऑफ एनर्जी को इसने यूज करके फिर से इसे मतलब री कर दे रहा है, टरबाइन में कन्वर्ट कर दे रहा है। लाइक अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मान लो जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है को जनरेशन कर रहा है, हमें लिख सकते हो को जनरेशन कर रहा है, COGENERATION को जनरेशन का एग्जांपल है हमारा माइक्रो टरबाइन है। माइक्रो टरबाइन मतलब जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है उसको यूज करके फिर से हमें टरबाइन की तरफ पानी को गर्म करने या स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमें दे रहा है, तो ये हमारा माइक्रो टरबाइन है। माइक्रो टरबाइन का ये दिया स्पेशलाइजेशन, स्केल है, एफिशिएंसी है, फिर एप्लीकेशन है, सब पढ़ लेना। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कह रहा है? माइक्रो टरबाइन जो होता है वो कंबशन होता है साइज एंड रेफ्रिजरेटर पे। लाइक आउटपुट जो होता है 25 से 50 किलो जो है वाट तक हमारा जो है आउटपुट देता है, जो माइक्रो टरबाइन है। उसके बाद ओरिजिन जो होता है टर्बो जनरेटर, एयरक्राफ्ट, APU, मतलब इसका जो यूज हम टर्बो चार्जर के लिए एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं, APU में यूज करते हैं, स्मॉल जेट इंजन में इसका यूज करते हैं। कंपोनेंट क्या है? कंप्रेसर है, कंबस्टर है, टरबाइन है, अल्टरनेटर है, रिक्यूपेटर है, रिक्यूपरेटर है, एंड जनरेटर है। तो ये सब कुछ जानते होंगे, ये हमारा जो कंपोनेंट है हमारा माइक्रो टरबाइन का। और स्पीड जो है 4000
40,000 आरपीएम तक होता है। टाइप ऑफ सिंगल सॉफ्ट टू सॉफ्ट सिंपल साइकिल रिक्रूपरेटेड इंटर कूलर जो है रीहीटर हमारा, ये टाइप है माइक्रो कट टरबाइन के। आगे जो ऑपरेशन हम पढ़ेंगे, ऑपरेशन जो होता है सिंपल एंड साइक्लिक होता है, रिक्रूपरेटेड साइकिल होता है, एज वेल एज एडवांस मटेरियल लाइक सिरेमिक कोटिंग एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। तो इस तरह से हमारा जो कंपोनेंट है ऑपरेशन कैसे करता है। सबसे पहले हमारा जो कंप्रेस्ड एयर है, देखिए पहला जो है कंप्रेस्ड एयर, तो कंप्रेस्ड एयर हमारा जलेगा, फिर फ्यूल हमारा जाएगा, फिर बर्न होगा, तीनों बर्न होंगे, बर्न होने के बाद एक्सपेंड होंगे, है ना, ये एक्सपेंड होंगे चौथा प्रोसेस में। एक्सपेंड होने के बाद टरबाइन जो होगा हमारा वर्क करेगा। तो इस तरह से हमारा जो ये माइक्रो टरबाइन है वर्क करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, माइक्रो टरबाइन का एडवांटेज, फ्यू मूविंग पार्ट, जो केवल और केवल इसमें फ्यू मूविंग पार्ट होते हैं और लाइट वेट होता है। इसकी एफिशिएंसी जो होता है माइक्रो टरबाइन की वो अच्छी होती है, और ये हमारा लो इलेक्ट्रिक कॉस्ट देते हैं। हमारा कॉस्ट जो होता है, इलेक्ट्रिक कॉस्ट जो होता है बहुत ही कम हो जाता है बाय यूज ऑफ दिस। कैन यूज वेस्टेज ऑफ फ्यूल, वेस्टेज ऑफ फ्यूल का यूज करते हैं, जो एज वेल वेस्टेड हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी है उसको रिकवर करते हैं, और जो इफिशियंसी है उसके, इसको माइक्रो टरबाइन का यूज करके हम क्या करते हैं 80% तक बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारा माइक्रो टरबाइन के बारे में पढ़ा। एप्लीकेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेटर एज वेल एज CHP सिस्टम, लाइक इसका यूज करके हम क्या करते हैं हीट को रिकवरी कर लेते हैं और बॉयलर को फिर से दे देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मैकेनिकल ड्राइव का मार्केट में यूज करके मतलब इस माइक्रो टरबाइन को और इफिशिएंट बनाते हैं। तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा कैपेटिव पावर प्लांट। कैपेटिव पावर प्लांट क्या होता है, देखिए कैपेटिव पावर प्लांट जो होता है वो सप्लाई करता है रिलायबल, ये क्यों तिरछा लिख रहा है यार, एक मिनट। तो ये जो है सप्लाई क्या करता है, सप्लाई जो है रिलेबल पावर जो होता है स्पेसिफिक यूजर, मोस्टली इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री जो होता है, कोई भी छोटी बड़ी इंडस्ट्री अगर अपना पावर प्लांट ओन ओन प्लांट लगा लेती है, ओन प्लांट, तो वही प्लांट को हम क्या कहते हैं कैपेटिव पावर प्लांट। मतलब कैपेटिव, वो कैपेटिव हो केवल अपने पर्सनल यूज के लिए हो, या हम छोटा सा माइक्रो जो ग्रिड है माइक्रो सब स्टेशन में लगाते हैं, वो हमारा कैपेटिव पावर प्लांट होता है। जो कैपेटिव पावर प्लांट होता है फॉर्म और डिस्ट्रीब्यूटेड जो जनरेटर होता है, हाई फ्यूल इफिशिएंसी, लो ट्रांसमिशन लॉसेस, इसमें हाई इफिशिएंसी होता है और लो ट्रांसमिशन लॉसेस होता है। कॉमनली जो गैस इंजन बेस्ड होता है, जो CNG होता है, या जो LPN होता है, एलपीजी नहीं लिखा, LNG लिखा है, ये जो होते हैं इनको हम बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या ट्रांसपोर्टेशन में ये मतलब ये क्या होता है सही होता है। मोस्ट इफिशिएंट जो होता है CHP का फुल फॉर्म आपने देखा, कंबाइंड हीट एंड पावर को सेटअप करता है। बेनिफिट क्या है, रिलेबल एंड सेल्फ जनरेशन होगा, फिर से लोअर कॉस्ट ड्यू टू हाई, मतलब लोअर कॉस्ट होगा, हाई फ्यूल इफिशिएंसी एज वेल एज बेटर इन्वायरमेंटल जो होता है वो परफॉर्मेंस देता है, जो हमारा ये कैपेटिव पावर प्लांट है। कैपेटिव पावर प्लांट फॉर वेरी स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक हम लिख सकते हैं कैपेटिव पावर प्लांट जो होता है SPECIFI से स्पेसिफिक एरिया के लिए हम यूज करते हैं, जो हमारा कैपेटिव पावर प्लांट होता है, ठीक है। कैपेटिव पावर प्लांट हम इसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जब कैपेटिव पावर प्लांट हमने पढ़ लिया, तो कैपेटिव पावर प्लांट यही है कि जैसे हमारा ये देखिए, तो ये पूरा ये मान के चलिए ये हमारा इंडस्ट्री है, ये हमारा INDUSTRY, ये हमारा इंडस्ट्री है, ये देखो तो ये हमारा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में यहाँ सोलर फ्रेम लगा दिए, ऊपर हमने सोलर पैनल लगा दिया, हमारा सोलर हो गया पूरा सोलर। उसके बाद यहाँ पे माइक्रो टरबाइन यूनिट लगा दिए, यहाँ पे हमारा कंट्रोल रूम हो गया। ये पूरे हमारे जो है एक माइक्रो ग्रिड है, जो एक आप कह सकते हैं कैपेटिव पावर प्लांट ही कह सकते हैं। पूरा जो हमारा कैपेटिव पावर प्लांट है अपने के लिए ही स्वयं का मतलब एनर्जी जो जनरेट कर रहा है उसको हम कैपेटिव पावर प्लांट कहते हैं। कैपेटिव प्लांट पावर प्लांट आपने समझ लिया। कैपेटिव पावर प्लांट के बाद ये बहुत ही मतलब इसका जो रेटिंग भी होता है कम होता है। तो कैपेटिव पावर प्लांट के की प्लांट में से की फैक्टर देते हैं, टाइप ऑफ लोड डिपेंड ऑन द इंडस्ट्रियल पावर, मतलब किस टाइप का हमें लोड चाहिए, लाइक कैपेसिटी पावर प्लांट की नीड है, इंडक्टिव पावर मतलब नीड है, किस टाइप की हमें पावर की नीड है, ये हमारा जो है टाइप ऑफ लोड पे ये डिपेंड करता है। एज वेल एज हमारा लैंड रिक्वायरमेंट, कैपेटिव पावर प्लांट बनाना तो लैंड की नीड होगी, फाइनेंसिंग की नीड होगी, ग्रिड की नीड होगी, ग्रिड कितने टाइप के कैसे ग्रिड लगाने हैं, फिर से उसके बाद ओपन एक्सेस चार्ज की यूज होगी, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का यूज होगा, फिर से व्हील एंड लॉसेस का यूज होगा, STU का यूज होगा, एंड फाइनली क्रॉस सब्सिडी का यूज होगा, एंड उसके बाद बैंकिंग चार्जेस का यूज होगा। तो इतने जो हमारे हैं कैपेटिव पावर प्लांट, एक कैपेटिव पावर प्लांट कहने में तो बहुत ईजी है, लेकिन उसको सेटअप करने के लिए इतने ज्यादा मेहनत करने पड़ेंगे, तब जाके हम क्या कैपेटिव पावर प्लांट बना पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन। तो रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन का क्या काम है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटेड जो एनर्जी है, डिस्ट्रीब्यूटेड बहुत ज्यादा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, उसको क्या करता है स्टोर करता है, थर्मली एक्टिवेट करता है, टेक्नोलॉजी एंड डिमांड रिस्पॉन्स इनटू द इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन। तो ये मतलब जो भी हमारा वेस्टेज ऑफ एनर्जी उसको क्या करता है कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इंटीग्रेट करता है। यूज ऑफ जो सिस्टम अप्रोच है टू एड्रेस टेक्निकल
टेक्निकल, इकोनॉमिक एंड जो रेगुलेटरी है उसको क्या करता है एड्रेस करके, और जो रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसका बैरियर को कम करके इनको इंटीग्रेट करता है। उसके बाद लिखा है एस्टेब्लिश फीचर्स, जो फिजिबल बिजनेस होता है, मॉडल कैपेसिटी प्लानिंग एंड ग्रिड ऑपरेटिंग एंड डिमांड साइड मैनेजमेंट। तो ये सभी को मतलब इंक्लूड करके हमारा जो भी पावर प्लांट है, जो भी सिस्टम है, उसको क्या करता है, इसको ये मतलब ये फिजिबल और इजिबल इजी बनाता है। आगे हम बात करते हैं रोल। यहाँ ग्लोव्स नहीं है, रोल है। रोल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन। सबसे पहले रिड्यूस कार्बन इमिशन। सबसे पहला हमारा ये कार्बन इमिशन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, रिड्यूस कार्बन इमिशन एज वेल एज पॉल्यूटर जो अदर पॉल्यूशन एंड इंक्रीज रिन्यूएबल यूजेस। मतलब रिन्यूएबली हम इसका यूज करके हम रिड्यूस कर सकते हैं जो हमारा ग्लोबली पॉल्यूशन है। आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा लोअर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बाय लोड थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड कंज्यूमर लोड। मतलब कंज्यूमर लोड को हम इंटीग्रेट करके जो हमारा लॉसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, उसको क्या हम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं एक हद तक। उसके बाद लिखा है सपोर्ट रिन्यूएबल पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड फॉर द एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब एनर्जी जो भी है एफिशिएंसी को हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो कॉस्ट है उसको घटा सकते हैं। इनहेंस रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी को हम इनहेंस कर सकते हैं, सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं, और रिजिलेंसी जो होता है माइक्रो ग्रिड का, स्पेशली फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर पाएंगे, इनहेंस कर पाएंगे। और लास्ट पॉइंट है रिड्यूस ऑयल यूज बाई इनेबलिंग प्लग इन हाइब्रिड। जो आपने पढ़ा था प्लग्ड इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूज करके हम जो ग्रिड को है उसको बहुत ज्यादा स्टेबल और बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इस तरह से। फाइनली यार हमारा जो ये यूनिट है, यूनिट हमारा ओवर हो गया। आई होप अभी तक आपको जो भी हमने बताया, देख सकते हो एक एक पेज को मैंने लिया है। हमको इतना ज्यादा नींद भी आ रही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार सोच लिया, एक बार डिसाइड कर लिया हूँ। पूरा हमने आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से बताया। आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज यार एक छोटा सा रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि आप मुझे भी अपने चैनल पे सब्सक्राइबर थोड़ा बना रहे हैं। तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो केवल वीडियो देखा मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग देखते तो पूरा हो। देखते तो पूरा हो यार, देखते नहीं तो कैसे 30,000, 25,000, 20,000 व्यूज आ जाते हैं। देखते तो हो, लेकिन यार आप लोग हमारे जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब कर लिया करो। सब्सक्राइब करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह से प्लीज वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।